हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको हुमायूं के प्रारंभिक जीवन के बारे में, हुमायूं की जो कठिनाइयाँ थी प्रारंभिक, उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया था कि कौन कौन सी उसकी कठिनाइयाँ थी। आज हम हुमायूं के द्वारा कठिनाइयों को दूर करने के क्या क्या प्रयास किए गए और उसका जो प्रमुख शत्रु थे अफ़गान, उनके विरुद्ध उसने क्या क्या अभियान किए और किस प्रकार से संघर्ष किया, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी में अफ़गानों के विरुद्ध जो संघर्ष किया था या उसके हुमायूं के जो प्रमुख युद्ध अभियान थे, उस कड़ी में पहला आता है कालिंजर का अभियान 1531 ईस्वी। सिंहासन पर बैठने के कुछ माह पश्चात ही हुमायूं को संघर्ष में फंसना पड़ा, क्योंकि उसके जो प्रमुख शत्रु थे अफ़गान, उसी से ही उसका संघर्ष प्रारंभ हुआ था। हालांकि कालिंजर पर उसका पहला आक्रमण किया गया था और यह आक्रमण उसी संघर्ष की एक कड़ी थी। कालिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव को यह माना जाता था कि वह अफ़गानों का शुभचिंतक है, अफ़गानों के प्रति सहानुभूति रखता था और इस अवसर पर वह कालपी पर अपना दबाव बढ़ा रहा था। जो प्रताप रुद्रदेव था वो कालपी पर अपना आक्रमण करने का सोच रहा था, अधिकार करने की सोच रहा था। यदि कालपी उस प्रताप रुद्रदेव के अधिकार में चला जाता तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के पक्ष में वह प्रताप रुद्रदेव हो जाता और हुमायूं को बहुत कठिनाई हो जाती। हुमायूं के लिए वह बहुत हानिकारक था, क्योंकि कालपी मालवा और यमुना की जो घाटी थी उसको मिलाने वाला स्थान था। तो ऐसे में बहादुर शाह हुमायूं के लिए बहुत संकट उपस्थित कर सकता था। इस कारण से इसको रोकने के लिए और बहादुर शाह की शक्ति को रोकने के लिए, कहीं उसकी शक्ति ना बढ़ जाए, तो 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण करके दुर्ग का घेरा डाल दिया। वह घेरा डाले हुआ था कि इसी दौरान उसको खबर मिली कि महमूद लोदी, जो बंगाल का शासक था, उसके नेतृत्व में अफ़गान जौनपुर की ओर बढ़ रहे हैं और वो वहाँ पर अधिकार करना चाहते हैं। तो उनकी शक्ति को रोकना अत्यंत आवश्यक था। और दूसरी तरफ जो कालपी का जो दुर्ग था वो भी बहुत ही अवैध दुर्ग था। तो ऐसी स्थिति में उसको लगा हुमायूं को कि अफ़गानों के विरुद्ध कार्रवाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण से उसने अब कालिंजर के राजा से संधि करना उचित समझा और कालिंजर के राजा के साथ संधि कर ली। कालिंजर के शासक से उसने धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति ली और वह वापस आगरा आ गया। तो वह आगरा आ गया था। यह हुमायूं का पहला अभियान था कालिंजर के। उसके बाद उसका जो अगला अभियान था धोरिया का युद्ध और चुनाव का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी। हुमायूं के कालिंजर अभियान के दौरान महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों ने जौनपुर पर अधिकार करने के लिए बिहार से कूच किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो हुमायूं का जो कारण था कालिंजर से घेरा उठाने का, वो यही था कि वह अफ़गानों का सामना करने के लिए जौनपुर बढ़े। तो वह जौनपुर की ओर बढ़ा। तो अगस्त 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में धौरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफ़गान पराजित हुए और वो बिहार की ओर भाग गए। इसके आगे बढ़ के हुमायूं ने चुनार के दुर्ग का घेरा डाल दिया, जो शेर खां के आधिपत्य में था। 4 माह तक लगभग घेरा डाले रहा, लेकिन हुमायूं को लगा कि वह दुर्ग को नहीं जीत पा रहा है, दुर्ग को जीतने की उसको आशा ना दिखाई दी। और इसी बीच में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ का घेरा डालने की सूचना हुमायूं को प्राप्त हुई, क्योंकि उससे वह बहुत चिंतित हो गया। चित्तौड़ पर बहादुर शाह का या तो अधिकार हो जाता, उसका प्रभाव स्थापित होता, तो इसके लिए बहादुर की शक्ति पर नियंत्रण करना जरूरी था। तो हुमायूं ने शेर खां से समझौता करने के प्रयास शुरू कर दिए। उधर शेर खां भी हुमायूं से समझौता करना चाहता था। अंत में हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग उनके माध्यम से दोनों के बीच में समझौता हुआ। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया और जो चुनार
का दुर्ग था वो शेर खां के आधिपत्य में छोड़ दिया गया और शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक अफ़गान टुकड़ी को मुग़ल की अधीनता में भेजना स्वीकार कर लिया। तो और इस प्रकार हुमायूं आगरा लौट आया। इस संदर्भ में जो यह संधि की गई थी, इस संधि के संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि यदि हुमायूं ने शेर खां को परास्त कर दिया होता तो उसका उत्कर्ष का मूल ही नष्ट हो जाता। शायद मूलों को भारत से बाहर नहीं जाना पड़ता। जो हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा, उसमें सबसे बड़ा योगदान इस संधि का था। उसको इस शेर खां को तभी समाप्त कर देना चाहिए। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी और ए.एल. श्रीवास्तव भी इस संधि को हुमायूं की महान भूल बताते हैं। वास्तव में चुनार की संधि शेर खां की विजय और हुमायूं की पराजय की सूचक थी, क्योंकि इस संधि ने शेर खां को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर दे दिया था। ठीक है, तो उस संधि के पश्चात वह आगरा आ गया था और आगरा और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वह बहादुर शाह के साथ युद्ध करेगा, क्योंकि बहादुर शाह ने चित्तौड़ की ओर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल दिया था, उस पर घेरा डाले हुए था, उसकी सूचना मिली थी, लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया। हुमायूं आगरा वापस आ गया, जहाँ लगभग 1.5 वर्ष तक वह ऐशो आराम में उसने अपना समय बर्बाद किया। बहुत सारा धन उसने दीनपनाह नामक एक किले के निर्माण में खर्च किया। यह किला और नगर कामरान और बहादुर शाह की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनवाया गया था, परंतु इसमें संदेह नहीं कि यदि हुमायूं इस धन और समय का प्रयोग बादशाह की बढ़ती हुई शक्ति के लिए करता तो अधिक उचित था, लेकिन उसने ऐसा ना करके यह सारा समय उसने आगरा में ही व्यतीत कर दिया। अगला है उसका अभियान, हुमायूं का गुजरात अभियान 1535 और 36 ईस्वी। इसको हम हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य संघर्ष या उनके मध्य संबंध के तौर पर भी दे सकते हैं कि गुजरात का जो शासक था वो था बहादुर शाह, जो कि एक नौजवान शासक था, बहुत ही महत्वाकांक्षी और योग्य शासक था, जो सपना पाले हुए था कि वह दिल्ली पर अधिकार करे, वह पुनः भारत में अफगान शक्ति को स्थापित करना चाहता था। तो ये हुमायूं का जो गुजरात अभियान है, अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं ने यद्यपि गुजरात के शासक बहादुर शाह की शक्ति को बढ़ने के उद्देश्य से, जैसा मैंने आपको बताया था, चुनार का घेरा उठाया था और शेर खां से संधि की थी, परंतु उसने अधिकांश समय किस में व्यतीत किया? आगरा में व्यतीत कर दिया था और दीनपनाह नामक दुर्ग बनाया था। 1531 में, क्योंकि जो ये समय था, इस समय का लाभ उठाया बहादुर शाह ने और उसने 1531 ईस्वी में उसने मालवा को गुजरात में मिला लिया, अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। 1532 में बहादुर शाह ने रायसेन के दुर्ग को जीत लिया तथा 1533 ईस्वी में उसने चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य को भी संधि करने के लिए बाध्य किया। वह दिल्ली पर अधिकार करके उत्तर भारत का सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था, क्योंकि वह योग्य शासक भी था। तो वो लगातार जो युद्ध कर रहा था उससे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। उसके पास अच्छा तोपखाना भी उसने तैयार कर लिया था और उसके अतिरिक्त उसका जो दरबार था वह अफ़गानों का तो था ही पूरी तरह से, साथ में हुमायूं के शत्रुओं का भी शरण स्थली बन चुका था। अफ़गानों का तो वो सरदार था ही। मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, जो बिहार का गवर्नर था, जिसने जुलाई 1534 में हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किया था, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया था हुमायूं के द्वारा, लेकिन वो भाग करके बहादुर शाह के यहाँ पहुँच गया था। हुमायूं ने बहादुर शाह से कहा कि वह उसको सौंप दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, उसने यह स्वीकार नहीं किया। तो अब हुमायूं के पास क्या रास्ता बचा? क्योंकि एक तरफ तो बहादुर शाह अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ वह हुमायूं के शत्रुओं को भी शरण दे रहा था। अब हुमायूं के पास केवल एक ही रास्ता था कि वह बहादुर शाह का दमन करे। अतः वह बहादुर शाह का दमन करने के लिए चल दिया। बहादुर शाह ने हुमायूं की शक्ति को विभाजित करने के उद्देश्य से
आलम खां के पुत्र तातार खां को सैनिकों की सहायता देकर बयाना पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, किंतु हुमायूं ने अस्करी और हिंदाल को तातार खां के विरुद्ध भेजा, जिन्होंने उसको हरा दिया और उसको मार डाला। अंत में जब हुमायूं की सेना ने मालवा में प्रवेश किया, उस समय बहादुर शाह दूसरी बार चित्तौड़ पर घेरा डालने में व्यस्त था। यानी कि एक बार तो वह कर चुका था, संधि करने के लिए विवश कर चुका था चित्तौड़ को, अब दूसरी बार वह घेरा डालने में व्यस्त था। तो इस समय चित्तौड़ की राजमाता कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर हुमायूं से यह प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर लिया, यानी कि वो सहायता देने के लिए तैयार हो गया एक तरह से राखी को स्वीकार करके, और चित्तौड़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वह 15 जनवरी 1535 में सारंगपुर पर जाकर के रुक गया, यानी वह चित्तौड़ नहीं पहुंचा। तो इस संदर्भ में जो फरिश्ता है वो कहते हैं कि जब बहादुर शाह को मालूम पड़ा कि हुमायूं इस तरह से चित्तौड़ की सहायता करने के लिए तैयार है, उसकी राखी स्वीकार कर ली है, तो बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखा और पत्र भेजकर प्रार्थना की कि वह एक विधर्मी से युद्ध कर रहा है, तो ऐसे समय में उस पर आक्रमण नहीं किया जाए। और हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने बहादुर शाह की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, यानी कि बहादुर शाह के विरुद्ध चित्तौड़ की सहायता नहीं की। और चित्तौड़ के पतन तक, यानी कि जब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर लिया, तब तक वह सारंगपुर में ही रुका रहा। तो इस चीज़ को डॉक्टर एहसास शर्मा कहते हैं कि हुमायूं की यह दूसरी महान भूल थी कि उसने राजपूतों की सहायता नहीं की, अपितु उसने बहादुर शाह की बात को माना। जब चित्तौड़ का पतन हो गया, उसके बाद हुमायूं बहादुर शाह से युद्ध करने के लिए मंदसौर पहुंचा। तो जब तक सारंगपुर में रुका था, अब वो मंदसौर पहुंचा। बहादुर शाह भी अपनी सेना के साथ मुगलों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उसने इस समय रक्षात्मक युद्ध करने का निश्चय किया। हुमायूं की सेना ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, रसद सामग्री का रास्ता बंद हो गया था, तो कहीं भुखमरी ना फैल जाए, इस आशंका से बहादुर शाह उस युद्ध शिविर से भाग गया और मांडू के दुर्ग में जाकर के उसने शरण ली। हुमायूं ने भी उसका पीछा किया, मांडू का किला घेर लिया। फिर बहादुर शाह मांडू से चंपानेर भाग गया। हुमायूं भी उसके पीछे पीछे चंपानेर पहुंच गया। बहादुर शाह वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ, पहले कैंप में पहुँचा, उसके बाद वो दीव चला गया। हुमायूं भी उसके पीछे पीछे कैंप तक पहुँचा, और उसके बाद जो चंपानेर का जो दुर्ग था वो पूरी तरह से हुमायूं के अधिकार में आ गया। चंपानेर में हुमायूं को बहुत सारा खजाना मिला जो गुजरात के शासकों का था। उस खजाने को उसने उदारतापूर्वक अपने सैनिकों में, सरदारों में, अमीरों में उसने बांटा, और गुजरात का उसने गवर्नर अस्करी को नियुक्त कर दिया और स्वयं बहादुर शाह पर आक्रमण करने के लिए दीव की ओर चल दिया। इसी बीच उसको मालवा से उपद्रव के समाचार मिले, तो वह मांडू लौट आया, क्योंकि मालवा में उपद्रव होने लगे थे, तो वह मांडू लौट आया। लेकिन यहाँ आकर के उसने कोई शासन व्यवस्था नहीं की, बल्कि जैसे उसकी आदत थी वह ऐशो आराम दावतों में पूरी तरह से डूब गया। और दूसरी तरफ असगरी, जिसको गवर्नर बनाया गया था गुजरात का, उसने भी किसी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित नहीं की गुजरात में, तो वहाँ भी विद्रोह की भावना उठ खड़ी हुई। तो इस मुगल शासन से जो गुजराती अमीर थे, गुजराती जनता थी, वो नाखुश थी, और उन्होंने बहादुर शाह को आमंत्रित किया कि वो वापस आए और गुजरात में आकर के अपनी शासन की स्थापना करे। तो बहादुर शाह को जब आमंत्रित किया गया, तो वह सेना लेकर के उसने कूच किया, और थोड़े से ही संघर्ष में अस्करी वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वह चंपानेर की ओर भाग गया। जो चंपानेर का दुर्गपति था तारदी बेग, उसने कहा कि वह आपकी अस्करी की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि हुमायूं ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो इस कारण जब हुमायूं के द्वारा कोई इस प्रकार का आदेश नहीं मिला, तो वह वहाँ से आगरा की ओर कूच कर गया, आगरा की ओर चला गया। जैसे ही यह समाचार उसको मिले हुमायूं को कि
आगरा की ओर कूच कर गया है अस्करी और गुजरात मुगलों के हाथ से निकल गया है, तो कुछ ही समय बाद हुमायूं भी मांडू छोड़ करके कहाँ चला गया? आगरा की ओर चला गया। तो इस प्रकार गुजरात और मालवा, जो दो बड़े बड़े सूबे हुमायूं के हाथ में आए थे, वो कुछ ही समय बाद, एक साल भी उसके साथ हाथ में नहीं रहे और वापस बहादुर शाह के हाथों में चले गए। इस संबंध में इतिहासकार लैनपून ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मालवा और गुजरात के सूबे जो हुमायूं के शेष संपूर्ण साम्राज्य के बराबर थे, एक पक्के फल की भांति उसके हाथ में गिरे और उतनी ही तेजी से उसके हाथ से निकल गए। कोई भी विजय इतनी आसान नहीं हो सकती थी, साथ ही कोई विजय इतनी लापरवाही से नष्ट भी नहीं की जा सकती थी जितनी हुमायूं ने इसके साथ किया था। तो ये हुमायूं की एक बहुत बड़ी असफलता थी, जो उसके साथ उसके गुजरात अभियान के दौरान की गई थी। गुजरात जिस तरह से उसने जीता था, लेकिन शीघ्र ही उसके हाथ से वापस निकल गया। और जब इस दौरान जब वह गुजरात के शासक के साथ संघर्ष में व्यस्त था, उसी दौरान शेर खां, जो कि चुनारगढ़ का शासक गवर्नर था, जिसके अधीन चुनारगढ़ था, उस शेर खां ने बिहार में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया। बाहर से तो उसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और अपने आप को दिखाता रहा कि वह बहुत वफादार है, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुगलों को भारत से बाहर निकालने की योजना बनाता रहा और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। और दक्षिण बिहार में उसने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया और बाद में उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ा? हुमायूं को भुगतना पड़ा। तो आगे मैं आपको जो पढ़ाऊँगी, हुमायूं और शेर खां के मध्य क्या संघर्ष हुआ, उन दोनों के मध्य कैसे क्या संबंध रहे और किस प्रकार अंत में शेर खां ने हुमायूं को भारत से निष्कासित कर दिया, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।